तो आगाज हो चुका है मोदी 3.0 का। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है और 71 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली है। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह की बड़ी बातें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आती हैं। तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और साथ ही साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी समेत 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। मोदी कैबिनेट में खट्टर, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान नए चेहरे के तौर पर शामिल किए गए। 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। जी हां, नए चेहरे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ये शपथ आज ली गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट में। तो साफ तौर पर ये आज की दिन की बड़ी सुर्खी और पूरी दुनिया की नज़र भारतीय चुनावों पर थी। देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करके एक रिकॉर्ड अपने नाम। देखिए, राजस्थान को भी 4 मंत्री मिले हैं। खासतौर पर अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे साथ में एक बड़ा पैनल इस पर चर्चा करने के लिए भी लगातार जुड़ चुका है, तैयार है। जी हाँ, खास मेहमानों का ये इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, कृष्ण कुमार जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर प्रदीप आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष जी का भी बहुत बहुत स्वागत। पहले हम राजनीतिक दलों की टिप्पणी लें, उससे पहले आशुतोष जी आपकी एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। कैसी लगी मोदी 3.0 की ये पूरी तस्वीर? देखिए रविंद्र जी, आज नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरी अपनी शुरुआत की है। पहले 2014 के अगर पहली जो मंत्रिमंडल की जो संख्या थी, अगर उसको देखें तो 46 लोगों को प्रधानमंत्री समेत शपथ दिलाई गई थी। वहीं 2019 में ये संख्या बढ़कर के 58 हुई और इस बार एक 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई है। आप इसको एक जंबो जेट कैबिनेट भी कह सकते हैं। 80 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं और 72 को आज शपथ ग्रहण करा दी गई है। यानी बहुत ज्यादा गुंजाइश अब कैबिनेट के लिए विस्तार के लिए नहीं बची है। जो कुछ गुंजाइश, सिर्फ 8 और आप मंत्री इसमें शामिल कर सकते हैं। तो पहली नजर में फिगर के हिसाब से आप देखें तो यह अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है जो शपथ ग्रहण के समय में मोदी ने वो कराया है। शायद यह इस बात के संकेत देता है कि यह गठबंधन की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की इकलौती बहुमत वाली सरकार नहीं है। यह चीज इससे रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन राजस्थान के नजरिए से देखें तो 4 मंत्रियों को, जिनमें से 2 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। निश्चित तौर पर राजस्थान का राजनीतिक कद हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा है और अगर अश्विनी जी को और जोड़ दिया जाए तो शायद 5 ये संख्या मंत्रियों की हो जाएगी। और अगर लोकसभा अध्यक्ष और अगर राजस्थान से ओम बिरला जी को रिपीट किया जाता है तो शायद राजस्थान का राजनीतिक कद और राज्यों के बशर्ते और लोकसभा सीटों के बशर्ते काफी ज्यादा हो जाता है। यानी बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा गया, यह भी ख्याल रखा गया आशुतोष जी के हर देश के हर कोने से जो है प्रतिनिधित्व मिले, उसका भी ख्याल रखा गया। उस पर आते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप कैसे देख पा रहे हैं नई सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार? देखिए, साझा सरकार बनने का सबसे बड़ा परिणाम तो यही आया कि सबसे बड़ा मंत्रिमंडल जिसमें 72 सदस्यों को बना करके एक जंबो मंत्रिमंडल बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि देश में मोदी सरकार के 10 साल के टेन्योर में जहां कर्जा 3 गुना बढ़ा है, उसके साथ साथ ही ये जो प्रशासनिक खर्चा है, इसको अगर आप देखें तो अब महंगाई की बात छोड़िए और चीजों की बात छोड़िए, लेकिन एक जम्बू मंत्रिमंडल बनाकर एक बहुत बड़े प्रशासनिक खर्चे की ओर सरकार ने अपना अभियान बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ अब महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो खर्चा होना है उसको ये प्रभावित करेगा, ये मेरा मानना है। आज तो बधाई दे दीजिए प्रदीप जी, आज तो शपथ ली है नई सरकार। बधाई तो सरकार बनाने के पहले ही दे चुके हैं, लेकिन सवाल है कि जो जम्बू सरकार बनाई गई है जिसमें इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाया गया है, आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी। सवाल इसी बात का है कि आपने अपने राजनीतिक प्राथमिकताओं को निभाते हुए आपने अपने राजनीतिक सामंजस्य के लिए जो जम्बू गवर्नमेंट बनाई है, सवाल इसमें योग्यता का नहीं, सवाल इसमें
कमिटमेंट का नहीं सवाल, प्रतिबद्धता का नहीं सवाल, सिर्फ संख्या यूपीए की सरकार में कितने मंत्री थे? बढ़ा दिया। यूपीए की सरकार में कितने मंत्री थे? इतने मंत्री नहीं थे जितने आज इस वर्तमान मंत्री कितने थे हैं। तो ये तो बता दीजिए। 68 के करीब थे, 68 मंत्री थे यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कृष्ण जी से टिप्पणी लेते हैं। 4 मंत्री ज्यादा क्यों बना लिए जी। कृष्ण जी? देखो, भारत की वर्तमान सरकार को, जो गठबंधन की सरकार है, तीसरे कार्यकाल में है, कुछ बड़े काम करने हैं तो मंत्रिमंडल भी बड़ा ही बनेगा। और इस जंबो मंत्रिमंडल में कांग्रेस जो कह रही है कि भाई आर्थिक भार बढ़ेगा, संविधान के प्रावधानों के सीमा में है। 80 बना सकते थे प्रधानमंत्री सहित, शायद 81, और हमने बनाए 72। तो संवैधानिक सीमा में और प्रावधान में काम कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को आपत्ति है। जंबो का मतलब क्या होता है? हमें देश का वर्तमान जो सिनेरियो लोकतांत्रिक रूप से उभर कर आया है, उसमें बड़ी भूमिकाएं तय करनी है। देश की अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर पर है दुनिया में, उसे तीसरे नंबर पर लेकर आना है। और जिस प्रकार की बातें हम बोल रहे हैं उन्हें करके दिखाना है। तो सब प्रकार के कामों के लिए सब प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। और उस दृष्टि से गठबंधन को भी एक प्रकार से साथ लेकर चलना है। इस सब बातों को ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। राजस्थान से भी जितने मंत्री पहले थे उतने ही लगभग अब हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो बदलाव, जो सुझाव कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट में आए हैं, हरियाणा के आए हैं, मध्य प्रदेश के आए हैं, और एक जीतन राम मांझी आए हैं, और एक सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री के रूप, कई सारे लोग जिन्हें राज्यों की एनसीपी से नहीं आए हैं। एनसीपी से नहीं आए हैं। उसके पीछे की कारण और जो समस्या का निवारण है वो 1-2 दिन की चर्चा में आपको ध्यान में आएगा, मामला क्या रहा और क्यों रहा। क्यों, आप कृष्ण कुमार जी को तो नहीं जानकारी है, प्रदीप जी आप दे दीजिए। एनसीपी नहीं शामिल हुई? एनसीपी ने कहा है कि वो उनके राज्यसभा में 2 सदस्य बढ़ने के बाद वो दावा करेंगे। अभी वो इंतजार करेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर एनसीपी बात करें तो जो प्रफुल्ल पटेल जो भाजपा में शामिल हुए थे, उनको राज्य मंत्री का ऑफर दिए जाने के बाद उन्होंने मना कर दिया। वो कैबिनेट मंत्री की डिमांड कर रहे हैं। तो रायता तो आज ही फैल गया है कि प्रफुल्ल पटेल ने कैबिनेट मंत्री दर्जा नहीं देने से उन्होंने राज्यसभा की शपथ नहीं ली है। ये आज पहली बार ही रायता फैल गया है बीजेपी का। ये शुरुआत है, आने वाले समय में देखिएगा। अभी जब मंत्रालय का बंटवारा होगा तो कितना रूस मटक्का इस सरकार में होने वाला है, आप देखिएगा। जी कृष्ण जी, लेकिन वो करेंगे रायता फैल गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है उसने कल्पना की थी, बड़ी मेहनत की थी, बहुत झूठ फैलाए थे, जनता को गारंटी कार्ड बांटे थे, और उससे पीड़ित महिलाएं बाद में उनके कार्यालय पर भी पहुंची थी। लेकिन जब उनका संख्या बल फिट नहीं हुआ तो अब वो बुगला भक्ति कर रहे हैं कि सत्ता की मछली कब आए और वो निकल जाए। लेकिन ऐसी कोई संभावना इन 5 साल में तो निश्चित रूप से नहीं होने वाली है। और 2029 के चुनाव की प्रस्तावना भी इसी मंत्रिमंडल से निकल करके अगली बार मजबूत, स्थायी और सक्षम सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी इस देश को देने वाली है। प्रदीप जी ने जब कहा कि रायता फैल गया, इसको रायते को समेटेंगे कैसे कृष्ण कुमार जी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का रायता नहीं फैला है। ये उनकी अपेक्षा और आकांक्षा है फैले। जिस प्रकार के नैरेटिव फैला करके उन्होंने अपनी 47 सीट बढ़ाई है, उस प्रकार के नैरेटिव से ये सरकार जाने वाली नहीं है। वो इंतजार कर। आशुतोष जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरी कैबिनेट में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, महिलाओं, युवाओं और अपने सहयोगी दलों को किस तरह से समावेश किया गया है? क्या एक तरह से कहें कि आगे चलकर कुछ गतिरोध सामने नजर आ सकता है, या आज की तारीख में जो भी मिश्रण बनाया गया है इस कैबिनेट का वो पूरी तरह से सही प्रतीत हो रहा है क्या? देखिए रविंद्र जी, अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की इस कैबिनेट को आप देखें तो 24 राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। अपने एनसीपी को छोड़ दिया जाए तो तमाम सहयोगी दल, जिनके अगर किसी के एक सांसद भी हैं, उस सांसद को, उस पार्टी को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इसलिए अलायंस के हिसाब से, अगर इस गठबंधन की आप बात करें, एनडीए की गठबंधन के हिसाब से, तो एक संतुलित मंत्रिमंडल देने की पूरी कोशिश की गई है।
शायद नंबर इसलिए ज्यादा बढ़ाए गए थे कि अलायंस के मेंबर्स को भी सेटिस्फाई करना था, उनको भी संतुष्ट करना था, इसलिए नंबर शायद बढ़ाए गए हैं, और क्योंकि उनको कुछ पोर्टफोलियो भी दिए जाएंगे उसको लेकर के। लेकिन जिस तरह से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के सरकार आगे बढ़ रहेगी इस दौर में, मुझे लगता है उसी हिसाब से मंत्रिमंडल को भी लेकर के तमाम राजनीतिक दलों को लेकिन विश्वास में कॉमन लेकर मिनिमम के प्रोग्राम की क्या अभी तक कहीं बात आई है क्या? देखिए, कुछ एनडीए के लिए मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिन में कोई संयोजक भी शायद कुछ बनेगा, और शायद हो सकता है कि कॉमन मिनिमम एजेंडे भी एक कुछ डिसाइड हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी तरह का कंफ्यूजन भविष्य में कांग्रेस पैदा करने की स्थिति में आए, कि इनके बीच में अभी जैसे तमाम तरह की चर्चाएं कांग्रेस के लोगों ने शुरू कर दी है कि इस सरकार में ऐसा होगा, इस सरकार में वैसा होगा। जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह भी रहे थे कि एनसीपी सरकार में शामिल नहीं हुई है। तो इस तरह की तमाम चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रंट पर इसको हैंडल करने की जगह एक शायद एनडीए का एक संयोजक बनाया जाएगा, जो तमाम इन चीजों को रिप्लाई करे, इन चीजों को आंसरेबल हो कि किस तरह से यह सरकार चले, क्योंकि यह सरकार मजबूती के साथ चले। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता यह होगी। पहले दो सरकारें उनकी बहुमत वाली सरकारें थी, इसलिए उनको तमाम उलझनें नहीं आई थी। यहां आपके पास बहुमत नहीं है, आपको गठबंधन को लेकर के चलना है, और विपक्ष इतना ताकतवर है कि आपके हर एक कदम पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक संयोजक जरूर बनाएगी, और वो शायद किसी विपक्षी पार्टी, माफ कीजिएगा, किसी सहयोगी दल का नेता भी हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की आवाज को कांग्रेस के सामने उनके फेस के तौर पर रखे। तो शायद कुछ उस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार को, लेकिन आशुतोष जी, अगर टॉप 5 कैबिनेट की हम बात करें, जिनके ऊपर नजरें होती है, निगाहें होती है, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है, वो बीजेपी ने क्या संकेत दे दिया है आज कि वो अपने पास ही रखे जाएंगे, और पहले से इस बात की चर्चाएं थी? देखिए, आपने जो हायरकी वाइज जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह देखा, तो उसमें यह साफ बात सिद्ध हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी लीड गवर्नमेंट के मोदी 2 के जो मिनिस्टर थे, उनको टॉप 5 प्रायोरिटी में शपथ ग्रहण कराई गई, और लगभग उसी सीक्वेंस में कराया गया जिस सीक्वेंस में सीसीएस की मिनिस्ट्रीज आती हैं। उसमें राजनाथ सिंह जी को सबसे पहले नंबर पर, फिर अमित शाह जी को, और जो सीक्वेंस है वो आप देखेंगे तो होम, फाइनेंस, डिफेंस, उन तमाम चारों प्रभावों का उसी सीक्वेंस के हिसाब से है। हो सकता है इनमें विभागों की आपस में अदला बदली भारतीय जनता पार्टी कर दे, उसकी भी संभावना हालांकि मुझे कम लगती है। पिछले बार में जो तमाम चारों टॉप मिनिस्टर्स थे, मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में जो लगातार 8 मंत्रियों ने शपथ ली कैबिनेट की, वे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और इस चर्चा को भी हम लगातार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। जी हां, आप कहीं मत जाएगा, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी कि आखिर राजस्थान को कैसे प्रतिनिधित्व मिला है, किस तरह से मोदी सरकार आगे काम करेगी। आप कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट कर आते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चुने गए हैं, और उन्हें भी फोन कॉल पहुंच चुका है। 2019 की मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें अब एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर, अभी मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, और लगातार वो नाम आपको बता रहे हैं। राजस्थान से वो बड़े चेहरे, वो नवनिर्वाचित सांसद जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिनके पास फोन कॉल पहुंच चुका है। अभी कई और चेहरे ऐसे हैं जिन्हें फोन कॉल पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभी किन किन सांसदों को फोन कॉल पहुंचता है। तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पीएम की शपथ के लिए 7 विदेशी मेहमानों को निमंत्रण दिया गया था, जिनमें से 6 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए कृष्ण कुमार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शामिल हैं। सीधे आ जाता हूं, एक एक टिप्पणी कर लेते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, हर वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, देश के हर कोने से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता संदेह घेरे में है। अभी उन्होंने जिस दिन एनडीए की बैठक हुई उसमें उन्होंने संसद भवन में जाकर संविधान को सलाम किया। उसी संविधान को तोड़ते हुए उन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए 150 सांसदों को निलंबित कर सारे बिल 150 बिल पास करा लिए। तो सवाल यह है कि संसद को भंग कर, संसद के सदस्यों की सदस्यता का निलंबन कर 150 बिल पास करा लिए गए 1 घंटे के अंदर। अगर वो संविधान, इस बार तो अब मजबूत विपक्ष है, आप इस तरह की अब क्यों संविधान के उल्लंघन आशंकाओं से त्रस्त हैं, उससे बाहर निकलिए। इस बार मजबूत है विपक्ष। संविधान में अध्यादेश के जरिए सरकार चलाई है, उन्होंने कभी भी संसदीय समिति। प्रदीप जी सुनेंगे, एक मिनट, हमारे पास वक्त नहीं है। प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी जरा सुनिए भाई साहब, एक मिनट। किया है, उनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है। प्रदीप जी, संविधान को उल्लंघन करते हुए उन्होंने शासन चलाया है 10 साल। संविधान को प्रदीप जी नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं। कृष्ण कुमार जी एक जवाब दे दीजिएगा जरा। रात को जगना करते हुए शासन चलाया कांग्रेस जो है लगातार तीसरी हार से घोषणा करते हुए संविधान को परिस्थिति है, वो आप प्रदीप जी के शब्दों से समझ रहे होंगे कि आप बार बार रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, फिर भी वो रुक नहीं है। हम कांग्रेस की एक्सप्रेस 99 पे जाके ही रुकेगी। उनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी हो जाए आशुतोष जी से। मैं ये टिप्पणी लूंगा, मैं लेना तो चाह रहा था आप प्रदीप जी से सवाल, लेकिन प्रदीप जी दिक्कत है आपके साथ, आप लगातार बोलते रहते हैं। जब आपको जवाब का टाइम दिया जाता है तब भी बोलते हैं, जब आपसे सवाल पूछने की कोशिश की जाती है तो भी आप नहीं करते हैं, फिर कहते हैं मेरे से बात नहीं की, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है, आपने बोलकर जाया कर दिया। मैं आशुतोष जी के पास जाता हूं। आशुतोष जी बताइए कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अब कोशिश
इस अवसर की तलाश में रहेगी कि क्या खटपट यहां पर इंडिया एनडीए गठबंधन में होती है और हमें अवसर मिलता है, या फिर वो विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने के अवसर ज्यादा तलाशेगी? बताइए। मुझे लगता है रविंद्र जी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस दोनों ही चीजें लगातार करेगा। एक तरफ उनकी हर एक दिन नजर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए क्या कर रहा है उस पर रहेगी, और दूसरा उनकी एक नजर इस पर भी रहेगी कि वो सरकार को कैसे घेर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपने जो उनसे सवाल पूछा था कि विभिन्न जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे की है, तो 27 ओबीसी मिनिस्टर